समान अधिकार हो, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सभी को बराबर का हक मिले, जब मुथु कृष्णा जैसे दलित प्रोफेसर को जेएनयू में जातिवाद के चलते फांसी के फंदे पर ना लटकना पड़े और मेरी किसी दलित बहन का हरियाणा में शोषण ना होता हो। परंतु आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत जैसे विशाल देश में जिसकी शक्ति ही विविधता में एकता, ना न्यायालय में, ना शिक्षक के रूप में, ना चिकित्सक के रूप में, ना अधीक्षक के रूप में, परंतु बात जब नाले की सफाई की हो, जहां के प्रदूषण से उसके फेफड़े भी कपकपा उठते हो, वहां इस वर्ग की भागीदारी 90% तक पहुंच जाती है। इसके बाद भी जब मैं अपने विपक्षी वक्ताओं के काल्पनिक तर्कों को सुनता हूं, तब जी तो चाहता है कि मैं आदिवासी राष्ट्रपति की बात करता, ओबीसी प्रधानमंत्री की बात करता, परंतु प्रश्न उठता है, और प्रश्न यह उठता है कि क्या इन 2-4 पदों से समूचे वर्ग का कल्याण हो रहा है? क्योंकि मैं देखता हूं कि कैसे हाथरस में मेरी एक दलित बहन का बलात्कार होता है और उसके उपरांत उसके माता पिता उसके शव तक को देखने के लिए तरस जाते हैं। कैसे राष्ट्र की संपत्ति का 50% अमीरों ने कब्जा कर रखा है और उन्हें कहां सुनाई देगा 28% माताओं का वो रुदल जो हर रात अपने बेटे को आकाश के नीचे भूखा सुला देती है। बात जब न्यायालयों की में भागीदारी की हो तब 11%, विश्वविद्यालयों में 9%, लेकिन बात जब श्रमिक मजदूरों की हो और चौंकाने वाली बात यह है कि जिनकी मासिक आय 3000 रुपए से भी कम हो, वहां इस वर्ग की भागीदारी 72% तक चल जाती है। इसके बाद भी जब मेरे विपक्षी वक्ता जैसे कुछ विकसित लोग इसका विरोध करते हैं तो मैं कहता हूं विरोध क्यों ना करें, क्योंकि चिलचिलाती धूप में 2 कदम चलने वाले इनके चिकने तलवे क्या जाने लॉकडाउन में 1500 किलोमीटर चल अपने घर जाने से हुए पैरों में पड़े छाले का दर्द क्या होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो मेरे विपक्षी मित्र नहीं समझ पा रहे हैं कि जाति जनगणना केवल संरक्षण, आरक्षण, सामान्य धन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जब हम जातियों का सर्वेक्षण करेंगे तो हमें कुछ ऐसी जातियों के कुछ ऐसे संस्कृति और कला का ज्ञात होगा जो आज एक गांव, एक कस्बे तक सीमित है। हम उनको निखारेंगे और वह दिन दूर नहीं जब भारत में चमड़े का कार्य करने वाले जाति के लोग विश्व के सबसे बड़े जूते की कंपनी के मालिक बने। भारत में कपड़े के कार्य करने वाली जाति के लोग गुच्ची और प्राडा जैसे बड़े ब्रांडों को पीछे छोड़ एक नया इतिहास लिखेंगे और भारत का नाई हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों का हेयर स्टाइलिस्ट तक बन जाएगा। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसका जीता जागता उदाहरण है इंडोनेशिया जैसे देश जहां अल्पसंख्यकों के गणना के उपरांत 57% लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ और यही नहीं, उनके खिलाफ हो रहे आपराधिक घटनाओं में 45% तक की कमी भी आई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी जब मेरे विपक्षी वक्ता इन लोगों का विरोध करते हैं तब मैं कहता हूं कि हाँ, भारत में, हमारे देश भारत में उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। अरे किसी की कार में कुत्ते पर भी रेशमी चादर तो किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी अगर आज ये सदन जातीय जनगणना के विपक्ष में खड़ा है तो मैं कहता हूं कि काश एक दावतनामा आप दलित बच्चों को भेज देते जिनके किताबें मलबे तले दब चुकी हैं। वो इस सभा में आते, आंखों में आंसू लिए चीखते चिल्लाते और आपसे पूछते कि आखिर कब तक हमारा शोषण होगा, कब तक हमारे सर पर छत नहीं होगी, कब तक 2 वक्त की रोटी नहीं होगी और कब तक दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति करते करते आपकी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर बनती रहेगी और हमारी साइकिल पंचर होते रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सवाल खुद से पूछना है कि क्या अगर 75 सालों में इन नेताओं ने ईमानदारी से काम किया होता तो क्या इस देश में जाति नामक कोई चीज बची भी होती? इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में बस एक सवाल पूछता हूं जो इस सदन में बैठे सभी लोगों को खुद से पूछना है, आप बड़े या राष्ट्र बड़ा? और अगर इस पे भी अगर आज ये सदन चुप बैठा है तब भारत को सोचना होगा, समझना होगा कि गलती नेताओं की नहीं, संपूर्ण 140 करोड़ भारतीय के दिल में बैठे उसके स्वार्थ की है। धन्यवाद।